हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। एनसीईटी 2026 की तैयारी के लिए क्लासेस चल रही है। ये जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 7 है, जहां पर हम लोग हिंदी फॉर कम्युनिकेशन की लास्ट यूनिट, जिसका नाम है सोशल मीडिया, उसे कंप्लीट करने वाले हैं। और इसी के साथ जो यूनिट 1 मॉड्यूल 1 से जो सफर स्टार्ट हुआ था, आज खत्म हो जाएगा हिंदी फॉर कम्युनिकेशन के लिए थ्योरी क्लासेस में। अब इसके बाद स्टार्ट होगी प्रैक्टिस, और जो दूसरे हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके भी हम क्लासेस आगे चल के करने वाले हैं। तो ये एक देखिए बड़ा वादा होता है किसी भी टीचर के लिए, एक बड़ी चीज होती है कि जो वादा किया है उसे निभाना है ना। सो मैं अपने आप में आज बहुत खुश हूँ कि हम लोग 7th यूनिट तक पहुंच गए हैं, और विथ फुल जस्टिफिकेशन। ऐसा नहीं कि हमने चीजों को उड़ा दिया, है ना। विथ प्रॉपर डिटेल हम लोग लास्ट यूनिट तक पहुंचे हैं। सो आज मैं पार्टी करने वाली हूँ अपने खुद के लिए राइट। और अभी टीचिंग एप्टीट्यूड का होना बाकी है हमारी ऐप पर, तो वो उसका भी बड़ा टेंशन रहता है मुझे। 6th यूनिट तक हम लोग पहुंचे हैं, जल्द ही वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। सो फिर से पार्टी करूंगी मैं ठीक है आप लोगों के साथ बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैम हमें पार्टी कब मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एडमिशन ले लें किसी अच्छी जगह, आपकी सीट सिक्योर हो जाए तो हम लोग डेफिनेटली पार्टी करेंगे जब मिलेंगे तो, है ना। पार्टी कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलो। खैर, आज आप सबसे पहली चीज हम लोग ये आपका सिलेबस है संचार के लिए हिंदी, कोड नंबर 115। सारे यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 कल ही कंप्लीट किए हैं, और आज बात करने वाले हैं 7, डिजिटल युग में संचार। आज का युग डिजिटल युग, 21st सेंचुरी, ठीक है। सोशल मीडिया का बोलबाला है। आप और हम, जैसा हमने कल भी बात की, एक दूसरे से सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़े हुए हैं। अब सोशल मीडिया क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, इसमें स्पेसिफिकली ईमेल दिया हुआ है, ईमेल क्या है, साइबर सुरक्षा क्या है, ये सारी चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस सेशन से जुड़े हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेशन नंबर 1 से जुड़ें। आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा इस सब्जेक्ट को लेकर के। चलिए, एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें टू गेट द रेगुलर अपडेट्स, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मॉड्यूल नंबर 7, सोशल मीडिया के बारे में हमें पढ़ना है। सो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट एक्चुअली सोशल मीडिया इज, है ना। पिछली सेशन में हमने देखा था कि एक ब्रॉडकास्ट मीडियम था। ब्रॉडकास्ट मीडियम में बात ये थी कि एक तरफ सोर्स से सूचना मिलती थी, जैसे कि रेडियो में होता है, और हम इधर सुनते थे। बट रियल टाइम कुछ नहीं था, और वन वे कम्युनिकेशन था। रेडियो में क्या है, उधर से जो बोल रहा है वही हमने सुन लिया। क्या हम उन्हें कुछ कह पा रहे थे? नहीं कह पा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, सोशल मीडिया ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि हम टू वे कन्वर्सेशन, दो तरफा वार्तालाप कर सकते हैं, है ना। कोई और अपने विचारों को व्यक्त करे, हम भी अपने विचारों को व्यक्त कर दें, और ये रियल टाइम कन्वर्सेशन, रियल टाइम उसी समय पर वार्तालाप, जैसे हम आमने सामने बैठे हो इस तरह भी हम जुड़ सकते हैं, ठीक है। प्लस एक एक से ज्यादा लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। मतलब कि एक सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे लोग अपना ज्ञान विचार एक दूसरे को दे सकते हैं। ओके, दैट इज सोशल मीडिया। तो देखिए डेफिनेशन, सोशल मीडिया उन वेबसाइटों और एप्लीकेशन के लिए एक सामूहिक शब्द है जो संचार, समुदाय आधारित इनपुट, बातचीत, कंटेंट शेयर, सामग्री को साझा करने और सहयोग पर केंद्रित है। पारंपरिक मीडिया जैसे कि टीवी, रेडियो, समाचार पत्र के विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि वन वे था, जहां दर्शक केवल एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, पैसिव रिसीवर होते हैं। सोशल मीडिया द्विमार्गी, बाय डायरेक्शनल है, जो इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति को कंटेंट बनाने और वितरित करने की अनुमति देता है। क्लियर है दोनों में क्या डिफरेंस है मेजर? ये टू वे है, वो वन वे था। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के प्रकार और उदाहरण। अब हम ये तो जानते हैं सोशल मीडिया मतलब कि हम एक या एक से ज्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं इंटरनेट के थ्रू, पर इसमें भी कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है सोशल नेटवर्किंग
साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स मोस्टली टेक्स्ट मतलब कि लिख करके हम एक दूसरे से अपनी बातों को साझा करते हैं, ठीक है। सो ये दोस्तों, परिवार और ब्रांड से जुड़ने के लिए बनाए गए हब हैं। ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, व्यावसायिक प्रोफाइल भी हो सकती है ना। क्यों बनाया जाता है इन्हें? संबंध बनाना और बनाए रखने के लिए। कंटिन्यूअसली हम लोग फेसबुक पर अपने दोस्तों से जुड़ जाते हैं, फिर हमारे घर में कोई इवेंट हुआ, कोई स्पेशल ओकेशन, या हमें कोई डिग्री मिली, कुछ भी अच्छा हमारी लाइफ में हुआ, या कोई जानकारी हमें लोगों तक पहुंचानी हो अपने बारे में, तो हम फेसबुक पर लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक है लिंक्डइन, ये वैसा ही है जैसा कि हमारा रिज्यूमे होता है, ठीक है। तो फेसबुक पर तो हम अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, पर एकेडमिक डिटेल्स डालते हैं क्या? नहीं। लिंक्डइन पर क्योंकि ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम लिंक्डइन पर डालते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका रिज्यूमे, आपका जन्म कब हुआ, आपने 12th में क्या पढ़ा है, फिर आपने और कोई सी स्किल्स सीखी है क्या, ये सारी चीजें हम लिंक्डइन पर डालते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक योर रिज्यूम, ठीक है। तो आजकल जो कंपनियां हायर करती है ना लोगों को, तो वो लिंक्डइन प्रोफाइल देखती है उनकी, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल हर एक इंसान जो आजकल जॉब मार्केट में जाना चाहता है, जिसे जॉब चाहिए या जॉब जो देता है, कंपनी भी, जॉब देने वाले भी और जॉब लेने वाले भी अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पर बनाते हैं। ऐसे ही आपने थ्रेड्स का नाम सुना होगा, है ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ा होता है ये, मार्क जुकरबर्ग की ही कंपनी है थ्रेड्स, ठीक है। बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि एक्स है ना, ट्विटर जो था अब नाम उसका एक्स है, उसकी तरह है, ओके। फिर है मीडिया शेयरिंग नेटवर्क। तो अब ध्यान देना यहाँ पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से जुड़ने का काम है, पर मीडिया शेयरिंग में हम ऑडियो विजुअल्स, एवी जिसको हम कहते हैं, ऑडियो विजुअल्स शेयर करते हैं। मीडिया शेयरिंग, मीडियम कुछ शेयर कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो ये सोशल नेटवर्क, सभी नेटवर्किंग मीडिया साझा करने की अनुमति देता है। आप फेसबुक पर भी वीडियो बना के डाल सकते हैं, राइट। बट उसका मेन मकसद वो नहीं था। जैसे कि यूट्यूब है, वो इसी मकसद के साथ बना है कि मीडिया को शेयर किया जाए, है ना। इंस्टाग्राम भी सिर्फ इसीलिए बना है। इंस्टाग्राम पर कोई टेक्स्ट पढ़ता है क्या? नहीं, सब लोग वीडियो देखने जाते हैं, ठीक है ना। सो इसका मकसद क्या है? मीडिया शेयरिंग है। यह टेक्स्ट की बजाय विजुअल या ऑडिटरी श्रव्य अनुभव पर ज्यादा ध्यान देता है। कौन? मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म। उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली फोटो, वीडियो और लाइव स्ट्रीम खोजना और साझा करना। उदाहरण है इसके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट एंड पिंटरेस्ट, ओके। अब आप लोग तो सब ये सारी चीजें अधिकतर बच्चे यूज करते हैं। हम लोगों की जिंदगी तो फेसबुक, ज्यादा हुआ तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब, हम लोग 3 ऐप पर ही अटके हुए हैं, है ना। ट्विटर वगैरह एक्स यूज कर लेते हैं कभी कभी बट आप लोग तो ट्राई करते हैं नई नई एप्स और वेबसाइट। आप बताइएगा और कौन कौन सी, इसके अलावा और किसी ऐप या वेबसाइट का नाम आपने सुना है क्या, है ना, जो मीडिया शेयरिंग के लिए हो, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ब्लॉग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग। ब्लॉग क्या होता है? देखो, एक तो पेपर में, न्यूज पेपर में लोग अपने विचार रखते हैं, एडिटर अपने विचार रखते हैं, बट जो ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स में कोई भी अपने विचार रख सकता है, पर फेमस उसी के विचार होते हैं जिसने अपनी फील्ड में कुछ जगह हासिल की हो। अब आप किसी का भी लेख, किसी की भी लिखी हुई चीज तो नहीं पढ़ने लगेंगे, राइट। तो जो अपने अपने प्रोफेशन के लोग हैं, जिन्होंने हाईएस्ट डिग्री अचीव की है, जिनमें इंटेलेक्चुअलिटी है, वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं सामाजिक मुद्दों पर, या अपनी फील्ड में जो जो नए चेंजेस हो रहे हैं, बस उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लॉग कहते हैं। देखो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग ऐसी वेबसाइट है जहां व्यक्ति या टीम विस्तृत लेख लिखते हैं। इनका उपयोग अक्सर कहानी सुनाने, ट्यूटोरियल्स, विशेषज्ञ साझा करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्डप्रेस, मीडियम, ब्लॉगर, ठीक है। ये वर्डप्रेस, मीडियम और ब्लॉगर जो है, ये एग्जांपल्स है ब्लॉग के, ओके। इसी में होता है माइक्रो ब्लॉगिंग। व्हाट इज माइक्रो ब्लॉगिंग? छोटे रियल टाइम अपडेट और त्वरित बातचीत के लिए डिजाइन किए गए प्लेटफॉर्म को माइक्रो ब्लॉग प्लेटफॉर्म कहते हैं, जैसे कि ट्विटर, ठीक है। ट्विटर, टम्बलर एंड मास्टोडन, ये एग्जाम्पल है।
जैसे आपने देखा होगा ट्विटर पर हम बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते, वहां पर मेरे ख्याल से 60 या 80 कुछ ऐसी वर्ड लिमिट है। 80 शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है, उससे ज्यादा नहीं। तो वो माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर है एक और तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है। 3 तो हमने पढ़ लिए, कौन कौन से? सोशल नेटवर्किंग साइट, मीडिया शेयरिंग, ब्लॉग और माइक्रो ब्लॉगिंग हमने देख लिया। फिर है चर्चा मंच और सामुदायिक बोर्ड, मतलब कि जहां पर डिस्कशन हो। ठीक है, डिस्कशन हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। चर्चा और मंच, सामुदायिक बोर्ड, ये सोशल मीडिया के सबसे पुराने रूपों में से हैं। ये रुचि के विशिष्ट विषयों पर केंद्रित होते हैं, जहां उपयोगकर्ता गुमनाम रहकर गहन चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, समाचार साझा करना, सलाह मांगना, विशेष विषयों पर बहस करना, जैसे कि रेडिट। ठीक है, रेडिट और क्वोरा, ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बहुत फेमस है डिस्कशन के लिए। तो यहाँ पर आप अपने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ पर लोग आंसर देंगे। अब मान लीजिए आपको सीबीएसई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो यहाँ पर स्पेस बनी होती है सीबीएसई। कुछ लोग होते हैं जो सीबीएसई के बारे में बहुत जानते हैं, तो उन्होंने अपनी स्पेस बना ली। उस स्पेस में जा करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वो आंसर देंगे, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आंसर देंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। क्लियर, आगे चलते हैं। कंटेंट क्यूरेशन एंड बुक मार्किंग नेटवर्क, ये क्या है? कंटेंट क्यूरेशन, ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता को वेब से कंटेंट खोजने, सहेजने और व्यवस्थित करने को अनुमति देते हैं। इनका अक्सर उपयोग डिजिटल स्क्रैप बुक के प्रेरणा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप अपनी कोई प्लेलिस्ट बना ले, है ना, या अलग अलग वेबसाइट में जो आपको आर्टिकल पसंद आए उनका कलेक्शन बना ले, तो वो कंटेंट क्यूरेशन या बुक मार्किंग नेटवर्क होता है। जैसे कि पिंटरेस्ट, फ्लिपबोर्ड और पॉकेट। पिंटरेस्ट आपने देखा होगा, अक्सर हम गूगल पर जो पिक्चर्स सर्च, कुछ भी आप सर्च करेंगे, जो पिक्चर्स आती है मेनली वो पिंटरेस्ट से आती हैं, है ना। तो पिंटरेस्ट आपको ये फैसिलिटी देता है, लेट्स से कि मुझे कुकिंग पसंद है, तो कुकिंग पिंटरेस्ट पर अलग अलग लोगों ने कौन सी चीज, खाने की चीज कैसे बनती है वो लिखा हुआ है। मैंने अपना एक जा करके पिन बोर्ड बना लिया, और मान लेते हैं किसी एक ने, शीला जी ने कचौड़ी कैसे बनाते हैं, रमा जी ने हलवा कैसे बनाते हैं, तो उनका जो लिखा हुआ लेख था मैंने अपने बोर्ड पर डाल दिया, इनका भी लिखा हुआ लेख मैंने अपने बोर्ड पर डाल दिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मैंने बाकी सभी लोगों की जो अच्छी चीजें थी वो मैंने अपनी प्रोफाइल में जा करके सेट कर दी। समझ में आई बात? आई होप क्या आ गई होगी। ठीक है, तो सभी से अच्छी अच्छी, जैसे आप प्लेलिस्ट बनाते हैं ना यूट्यूब में, ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं अलग अलग लोगों से, तो वो अपनी खुद की एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं जो प्राइवेट रह सकती है आपकी। इस सर से ये मैथ्स का टॉपिक, उन सर से ये मैथ्स का टॉपिक, अपनी एक लिस्ट बना ली, बस वही है कंटेंट क्यूरेशन। ओके, फिर है उपभोक्ता समीक्षा नेटवर्क, कंज्यूमर रिव्यू नेटवर्क। मतलब कि ये साइट सामाजिक है क्योंकि ये दूसरों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, उपयोगकर्ता द्वारा दी गई समीक्षाओं पर निर्भर होती है। उत्पादों, सेवाओं और संस्थाओं को रेटिंग देना और उनकी समीक्षा करना। येल्प, ट्रिप एडवाइजर, जोमेटो, अमेजॉन रिव्यू, ये कुछ कंपनी है। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि अमेजॉन पर कोई भी सामान हम लेते हैं तो हम रिव्यू कर सकते हैं, बस वही है उपभोक्ता समीक्षा, कस्टमर रिव्यू नेटवर्क। ओके, चलो, तो ये कंपैरेटिव टेबल बनाई हुई है यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उसी के बारे में, ताकि आपको नाम याद रहे, ये नोट्स में आपको पढ़ने में हेल्प होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। फिर है सोशल मीडिया के लाभ, फायदा क्या है इससे? वैश्विक जुड़ाव, आप एक बार में पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, आप दुनिया के दूसरी तरफ बैठे किसी भी व्यक्ति से रियल टाइम में संवाद कर सकते हैं। ओके, सूचना और शिक्षा, यह ताजा खबरों को प्राथमिक स्रोत है, ट्यूटोरियल के माध्यम से नए कौशल सीखने का मंच है। तो आप तक खबर तुरंत पहुंच जाएगी सीधे, और आपको कुछ सीखना है तो आपको ट्यूटोरियल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। व्यापार विकास, बिजनेस ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, लोग यहाँ पर मार्केटिंग करते हैं अपने बिजनेस की। सामाजिक परिवर्तन, यह उन लोगों को आवाज देता है जिन्हें सुना नहीं जाता,
जिससे सामाजिक आंदोलन और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा मिलता है। तो मान लो कि कोई इंटीरियर में बैठा हुआ है, उसके साथ गलत हो रहा है कुछ, है ना, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, या एक जगह है जहां सड़क नहीं बन रही है, सरकार सुन ही नहीं रही, तो वहां के लोग अगर वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, तो हो सकता है कि उनकी बात सुनी जाए, है ना, लोगों तक पहुंचे और उनकी बात सुनी जाए और उस पर कार्रवाई हो। तो सामाजिक परिवर्तन में भी ये उपयोगी है। मनोरंजन तो है ही, वो तो हम जानते ही हैं। बनाई गई उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सामग्री का ये एक अंतहीन स्रोत है, ठीक है, कभी खत्म ही नहीं हो गई। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? इम्पोर्टेंट है कि जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो कौन ऑन करता है, मतलब कि उनके मुख्य व्यक्ति या मालिक कौन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, जो ऐप है फेसबुक, उसकी कंपनी का नाम है मेटा प्लेटफॉर्म, मेटा जानते ही होंगे आप। मार्क जुकरबर्ग जो है इसके मालिक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो फेसबुक जो है ना एक ब्रांड नेम, पर वो किस कंपनी का पार्ट है? वो मेटा कंपनी का पार्ट है, ठीक है, जिसके मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ऐसे ही इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम भी मेटा का ही है, मेटा कंपनी का, और मेटा कंपनी के मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ये आपको पता ही है। ऐसे व्हाट्सएप भी एक ऐप है, वो भी किसकी है? मेटा कंपनी की है, और मेटा कंपनी के मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। यूट्यूब जो है, यूट्यूब गूगल का पार्ट है, और गूगल जो कंपनी है ना उसका नाम क्या है? अल्फाबेट, याद रखना। गूगल जो है उसका असली नाम, पेरेंट कंपनी कौन सी है, नाम क्या है उसका? अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। तो यूट्यूब गूगल का है, मतलब अल्फाबेट कंपनी का है। उसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। देन टिकटॉक, बाइट बाइट डांस, कंपनी का नाम क्या है? बाइट डांस। उसका क्या है? टिकटॉक है, और उसके मालिक कौन है? लियोंग रूबो। लियोंग रूबो। एक्स, जिसका पहले क्या नाम था? ट्विटर, एक्स कॉरपोरेशन का है ये। और एलन मस्क, सभी लोग जानते हैं एलन मस्क की ये कंपनी है, इसके मालिक कौन है? एलन मस्क है, ठीक है। नेक्स्ट, लिंक्डइन, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि प्रोफेशनल आपकी प्रोफाइल बनानी, अगर आपको जॉब चाहिए या लोगों तक पहुंचना है, एम्प्लॉयर्स तक, तो लिंक्डइन पर आपकी प्रोफाइल हो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, सत्या नडेला जो है इसके सीईओ है। फिर है स्नैपचैट, स्नैपचैट स्नैपिंग का है, इवान स्पिंगल एंड बार्बी मर्फी, ये इसके मालिक हैं, है ना। पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड, बिल रेड्डी जो है इसके सीईओ हैं। ये कुछ फेमस ही हैं और इनको याद रखना है आपको। रेडिट, पब्लिक ट्रेडेड, दोनों एक ही है, पिंटरेस्ट और रेडिट। स्टीव हफमैन, पर दोनों के सीईओ अलग अलग हैं क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। टेलीग्राम, टेलीग्राम टेलीग्राम एफजी एलएलसी है, पालेव ड्यूरोव इसके संस्थापक हैं। इतना आपको याद रखना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात, चलिए, तो अब हमें समझना है कि ईमेल क्या होता है एक्चुअली में। ओके, तो ईमेल की परिभाषा क्या है? जैसे कि देखिए, हम जो पत्र लिखते हैं, है ना, फॉर्मल औपचारिक जो लेटर लिखे जाते हैं, उन्हीं को अगर आपको इंटरनेट के थ्रू भेजना है तो आपको ईमेल का यूज करना है। व्हाट्सएप या कोई और तरीका फॉर्मल में नहीं आता है, वो अनौपचारिक तरीका है। ईमेल से लेटर भेजना एक औपचारिक तरीका है। क्या है? एक औपचारिक तरीका है। औपचारिक कन्वर्सेशन में आता है क्या? ईमेल, जब आप लिख करके अपने पत्र को भेजते हैं, ठीक है। तो ईमेल एक डिजिटल मैसेज है जो इंटरनेट के जरिए भेजा जाता है, एक फॉर्मल लेटर की तरह, मतलब कि औपचारिक लेटर की तरह होता है। इसके कई जरूरी हिस्से होते हैं, ठीक है, इससे बात करने में साफ साफ मदद मिलती है। अब कई जरूरी हिस्से कौन से होते हैं, तो आप इस पिक्चर को देखिए जरा ध्यान से। इसमें वैसे तो 3 मुख्य भाग होते हैं ईमेल के, ठीक है। एक होता है हेडर, जहां पर आप सारी जानकारी लिखते हैं, फ्रॉम किसने भेजा,
किसको भेजा, उसके बाद यहाँ पर होता है बीसीसी और सीसीसी, है ना। क्या होता है बीसीसी और सीसीसी, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, ये हेडर पार्ट में होते हैं। फिर होती है सब्जेक्ट लाइन, आप देख पा रहे हैं, है ना। फिर क्या होती है, सब्जेक्ट लाइन होती है, मैं गायब भी हो जाती हूँ थोड़ा सा, राइट। क्या होती है, सब्जेक्ट लाइन होती है, मतलब कि ईमेल का विषय, किस विषय को लेकर के आपने ये ईमेल लिखा है। फिर आती है मेन बॉडी, मैसेज की मेन बॉडी, जिसकी शुरुआत हम सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन से करते हैं। सैल्यूटेशन मतलब कि अभिवादन, ठीक है। किस तरह का अभिवादन अब डिपेंड करता है कि आपने किसे लिखा है ईमेल। फिर मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी जो होती है उसमें आप अपनी पूरी बात कहेंगे विस्तार से। फिर आप क्लोजिंग करेंगे, सविनय सहृदय धन्यवाद, इस तरह करके, ओके। लास्ट में आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे पत्र में वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे, अपनी पोजीशन लिखेंगे, अपना ईमेल आईडी फोन नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसको क्लोजिंग पार्ट कहते हैं हम। सिग्नेचर होता है, मतलब कि आपका नाम वगैरह जैसे हमने कहा। और लास्ट में अटैचमेंट, अगर कोई फाइल आप साथ में भेजना चाहते हैं, मान ले कि मैंने एक ईमेल लिखा है प्रिंसिपल को, स्कूल की प्रिंसिपल को, कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती हूँ विद्यालय, मैं जॉब करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ नॉट एज ए स्टूडेंट, राइट। तो मुझे साबित तो करना होगा ना कि भाई मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर का पर्चा मुझे लगाना होगा। तो वो डॉक्टर का पर्चा मैं यहाँ अटैचमेंट में पीडीएफ के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ। तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ इन्होंने डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। तो ये जीमेल आप यूज करते ही होंगे और आपने ईमेल देखा भी होगा। हालांकि ये सारे इसके पार्ट हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए कि किस पार्ट का क्या मतलब होता है। तो अब हम जरा देख लेते हैं यहाँ विस्तार से। सबसे पहला मैंने जैसे कहा आपको, फ्रॉम होता है, फ्रॉम भेजने वाला। भेजने वाला वह व्यक्ति जो ईमेल लिखता है या भेजता है, या मैसेज भेजने वाले व्यक्ति का ईमेल एड्रेस दिखाता है। तो फ्रॉम में आपको क्या दिखेगा, भेजने वाले का ईमेल एड्रेस, जो कि कुछ इस तरह का होता है, @गूगल, आप मोस्टली तो गूगल यूज करते होंगे, google.com। अब बाकी आपका जो भी नाम है ना, यह पाने वाले को बताता है कि ईमेल किसने भेजा है। नेक्स्ट, पाने वाला टू, तो जो पिक्चर है टू में किसका नाम आएगा, जिसको हम भेज रहे हैं। यहाँ पर देखिए टू में किसका नाम आएगा, जिसे हम भेज रहे हैं, ठीक है। यह पाने वाला वह व्यक्ति होता है जिसे ईमेल मिलता है। इसमें उस मुख्य व्यक्ति का ईमेल एड्रेस होता है जिसे ये मैसेज है, जिसके लिए मैसेज है, उदाहरण के लिए इस तरह का कुछ नाम। फिर आएगा सीसी, कार्बन कॉपी। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप ईमेल की एक कॉपी मुख्य पाने वाले के अलावा दूसरे लोगों को भी भेजना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं प्रिंसिपल को अपना लेटर ईमेल भेजना चाहती हूँ, पर साथ ही मैं चाहती हूँ कि मेरी कोऑर्डिनेटर को भी ये ईमेल जाए, है ना, और इसके अलावा एकेडमिक सेक्शन में भी चला जाए या लेटर अकाउंट सेक्शन में भी चला जाए, तो मैं उन सभी के नाम सीसी में ऐड कर दूंगी। कहाँ पर, सीसी पार्ट में ऐड कर दूंगी। तो प्रिंसिपल को तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वहां पर तो सिर्फ प्रिंसिपल का नाम होगा। सीसी में मैं बहुत सारे लोगों का नाम @gmail ऐसे करके बहुत सारे लोगों का नाम कॉमा लगा लगा करके लिख सकती हूँ, ठीक। तो सभी को पता चलेगा कि मैंने ईमेल भेजा है, प्रिंसिपल को भी, और बाकी जिनके ईमेल डाले उन सबको पता चल जाएगा कि इन इन लोगों को ईमेल गया है। बट यहां पर आता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, इसका इस्तेमाल ईमेल की कॉपी दूसरे को भेजने के लिए भी किया जाता है, लेकिन उनके ईमेल एड्रेस दूसरे पाने वालों से छिप जाते हैं। समझ में आई बात। तो अगर मैंने प्रिंसिपल को लिखा तो टू में तो मैंने प्रिंसिपल @gmail.com को भेज दिया, है ना, और बाकी के नाम मैंने बीसीसी में डाल दिए, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया academic @gmail, किस में डाल दिया मैंने, बीसीसी में। तो बीसीसी में जिसके भी ईमेल रहेंगे उन सबको ईमेल तो जाएगा, पर प्रिंसिपल को पता नहीं चलेगा कि इनको भी ईमेल गया है, इनके नाम छुप जाएंगे। जबकि सीसी में सबको सबके नाम दिखेंगे कि किस किस को ईमेल गए हैं, बीसीसी में नाम नहीं दिखेंगे जिसका नाम बीसीसी में डाला है। तो प्रिंसिपल को नहीं पता चलेगा
कि एकेडमिक में भी ये गया है। ठीक है, फिर आती है सब्जेक्ट लाइन। क्या आती है? सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन ईमेल के मकसद के बारे में थोड़ा आइडिया देती है कि क्यों लिखा गया है, या पाने वाले को ईमेल खोलने से पहले समझा देती है कि ईमेल किस बारे में है। उदाहरण के लिए सब्जेक्ट मीटिंग रिमाइंडर, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा किसी मीटिंग के बारे में ये मैसेज आया है। ओके, सबसे इफेक्टिव, अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमेल जल्द से जल्द लोग खोले, तो उसके लिए आपको एक प्रभावी सब्जेक्ट लाइन लिखना जरूरी है। ओके, फिर ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन, मतलब कि अभिवादन, जिसको भी आप लिख रहे हैं तो आदरणीय करके लिखेंगे। ग्रीटिंग ईमेल शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है, या मैसेज पाने वाले व्यक्ति को एड्रेस करता है। उदाहरण के लिए डियर सर, डियर सारा, हेलो जॉन, इस तरह। ईमेल बॉडी, मेन मैसेज जो आप लिखेंगे वो। ओके, तो ईमेल बॉडी वह मेन हिस्सा है, मुख्य हिस्सा है, जहां असली मैसेज लिखा जाता है। ईमेल का मकसद डिटेल में बताते हैं। उदाहरण के लिए कल 10 बजे हमारी मीटिंग के बारे में बस एक रिमाइंडर है। इस सेक्शन को आमतौर पर ये चीजें लिखी जाती है। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन होता है, मुख्य जानकारी और क्लोजर स्टेटमेंट होता है। ठीक, फिर है अटैचमेंट। अटैचमेंट जैसा मैंने आपको बताया कि कोई फाइल अगर आपको भेजनी हो तो वो अटैचमेंट में आएगी, यहां नीचे की तरफ, ये दिस इज अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट एक फाइल होती है जो ईमेल के साथ भेजी जाती है। उदाहरण के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, इमेज हो सकती है, प्रेजेंटेशन, कोई वीडियो हो सकता है, और कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा अटैचमेंट में जुड़ा हुआ। ठीक, फिर सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब कि जिसने ये लिखा है वो बताए, तो ऊपर तो आपका बस ईमेल था, आपका पूरा नाम, आपकी पोजीशन, जो भी पोजीशन पर आप है वो सब आपको बताना होगा। तो सिग्नेचर ईमेल के आखिरी में दिखता है और भेजने वाले की पहचान बताता है। इसमें नाम, पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस संस्था में है आप, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, उदाहरण शुभकामनाएं जॉन स्मिथ, लास्ट में आप ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये बात हुई पूरा ईमेल की। अब बात आती है हमारे लास्ट सेक्शन, जो कि है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा, तो इसमें क्या है, देखें, साइबर सुरक्षा का मतलब ये है कि जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं, तो इंटरनेट का यूज करते हुए आपको सावधानी बरतनी है। क्यों सावधानी बरतनी है? क्योंकि आपका जो फोन है या आपका जो कंप्यूटर है, उसमें आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। आपका आधार कार्ड भी होगा उसमें, आपकी फोटोज भी होंगे, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स भी होंगी। और मैं देखो, कोई भी आपके ऊपर, सुरक्षा किस चीज की? सुरक्षा हमारी पर्सनल चीजों की, है ना, हमारे पैसों की, फाइनेंस की। तो जब भी हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, इंटरनेट हमें सुविधा तो देता है, साथ ही साथ जोखिम को भी बढ़ा देता है। ठीक है, किस चीज का जोखिम? हमारी जानकारी चुराने का जोखिम। ठीक है, आपका फोन नंबर चुराने का जोखिम, राइट, आपके पैसे चोरी होने का जोखिम, ये जो है इंटरनेट के यूज के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी बारे में बात करनी है। साइबर सुरक्षा क्या बताती है? कि हमें बचना है, सुरक्षित रहना है। ऑनलाइन जब भी हम रहें तो हम सुरक्षित रहें। साइबर सुरक्षा उन तकनीकी प्रक्रियाओं और अभ्यासों का समूह है जिन्हें नेटवर्क, डिवाइस, प्रोग्राम और डेटा को डिजिटल हमलों, क्षति या अनाधिकृत पहुंच से बचने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा, इंटरनेट का यूज सुविधा तो देता है, साथ ही जोखिम भी बढ़ा देता है। तो इस जोखिम को कम करने के लिए हमें सुरक्षित रहना है, और उसी को नाम दिया गया है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी है क्या? ये कुछ ऐसी तकनीकें हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, या ऐसी प्रैक्टिस, जैसे अभ्यास हैं, जो हमें ऑनलाइन करना चाहिए, जिससे कि हमारा डाटा जो है चोरी ना हो। ठीक है, तो इसका सबसे पहला सिद्धांत और मुख्य सिद्धांत है CIA। ये CIA क्या है? C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटेग्रिटी एंड A फॉर अवेबिलिटी। ठीक है, समझते हैं इसको। CIA क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता, यह सुनिश्चित करना कि डेटा केवल अधिकृत, ऑथराइज्ड उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध हो।
आपकी जानकारी ऐसा ना हो कि आप किसी ऐप पर जाएं, वहां पर रजिस्टर करें और वो ऐप आपकी जानकारी कहीं सेल कर दे। आप किसी ऐप पर जाते तो हो सकता है कि आप वहां से कुछ खरीदते भी हो। मेजॉरिटी तो चीजें यही होती है कि हम सामान खरीदते हैं। सोचो अगर आपकी कार्ड डिटेल या आपका यूपीआई नंबर किसी और के पास चला जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पैसे चोरी हो सकते हैं। तो हमें अपनी जानकारी उन्हीं ऐप पर, उन्हीं वेबसाइट पर देनी चाहिए जो ऑथराइज्ड हो, जो ये सुनिश्चित करती हो कि हमारा डाटा चोरी नहीं होगा। ठीक है। इंटेग्रिटी, यह सुनिश्चित करना कि डेटा सटीक रहे और उसमें अनधिकृत बदलाव न किया जाए। कोई ऐसा ना हो कि आपने कहीं प्रोफाइल बनी और उसमें कोई और ही बदलाव करते रहे। तो आपकी जो जानकारी आपने फिल करी है वो सुरक्षित है वहां पर, उसमें कोई और हेरफेर ना, कोई चुरा रहा है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी, उसमें कोई हेरफेर नहीं कर रहा है, वो इंटेग्रिटी। ठीक है। और उपलब्धता, यह सुनिश्चित करना कि जब भी आवश्यकता हो सिस्टम डेटा उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध रहे। तो आपने जो जानकारी सेव करी है, जब भी आपको जरूरत हो तो वो आपके लिए उपलब्ध है, दैट इज अवेलेबिलिटी। ठीक है। तो साइबर सुरक्षा के ये मुख्य 3 स्तंभ हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता। ठीक है। अब भाई खतरे किस तरह के, हमने कहा कि खतरा बढ़ जाता है, किस तरह का खतरा बढ़ जाता है, साइबर खतरे किस तरह के होते हैं। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मालवेयर, है ना, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, मालवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर जिसे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या डेटा चोरी करने के लिए बनाया गया हो, वो मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, दुर्भावनापूर्ण। वो सॉफ्टवेयर बनाए ही इसलिए गए कि आपके कंप्यूटर में घुस के आपकी जानकारी निकाल लें। ठीक है। अभी मैं आपको एक बताती हूँ किस्सा। थोड़े दिनों पहले मैं कुछ सर्च कर रही थी और बाय चांस, वैसे तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मैंने एक लिंक पर क्लिक कर दिया एंड यू वॉन्ट बिलीव कि अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट, और मेरे अकाउंट डिटेल्स भी उस पर थे एंड वो सब कुछ मुझे लगा कि गया अब। पर आप देखो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक लोगों के दिमाग पर कितना छाया हुआ है। हुआ क्या कि जिसने मेरी जानकारी चुराई उसने पहले मेरे इंस्टाग्राम को हैक किया, मेरे फेसबुक को हैक किया, जबकि मेरी बैंक डिटेल्स थी उसमें, उसका कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ऑटोमेटिक मेरी प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल फॉलो हो जा रही है। 20,000 लोगों को मैंने फॉलो कर लिया बैठे बैठे। मैं रिफ्रेश कर रही हूँ और देख रही हूँ कि मैं दूसरे लोगों को फॉलो करती जा रही हूँ, जो कि मैं कुछ कर भी नहीं रही, और कितने 20,000 लोगों को मैंने फॉलो कर लिया। और अब आप समझ सकते हो कि वो कैसे लोग होंगे। और मेरी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जो आता है ना होम पेज पर, उस पर कुछ तो भी वाहियात वीडियो और फोटोज चल रहे थे। दैट वॉज बिकॉज ऑफ द मालवेयर सॉफ्टवेयर, जिसे बनाया ही इसलिए गया था। ठीक है। तो लोग चाहते हैं कि उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर फॉलोअर्स ज्यादा हो, तो जिसने भी बनाया हो उसने ये बनाया था। तो बैंक को छोड़ के उसने इंस्टाग्राम पर ज्यादा फोकस करा। थैंक गॉड। ठीक है। चलो, वायरसेस। वायरसेस क्या है, वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ये प्रोग्राम जो दूसरी फाइलों से जुड़कर खुद की नकल बनाते हैं और फैलते हैं, इन्हें वायरस कहा जाता है। वर्म क्या होते हैं? वर्म्स ऐसे प्रोग्राम जो बिना किसी मानवीय मदद के नेटवर्क पर अपने आप फैलते हैं, ये नेटवर्क पर फैलेंगे। वायरसेस प्रोग्राम है जो अपनी कॉपी करते हैं कंप्यूटर में। फिर है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का मालवेयर सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सुरक्षित दिखता है लेकिन बैकग्राउंड में हानिकारक काम करता रहता है। आपको लगेगा नहीं नहीं ठीक है, बट बैकग्राउंड में वो ऐसे काम कर रहा है जो आपका डाटा चुराना या फाइल्स को बढ़ा देना। ठीक है। फिर है फिशिंग। फिशिंग क्या है? फर्जी ईमेल या मैसेज भेजकर लोगों को धोखा देना ताकि उनके पासवर्ड या बैंक विवरण को चोरी कर लिया जाए, उसे क्या कहते हैं? हम फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग। फिर है डीओएस, डिनायल ऑफ सर्विस, सेवा की अस्वीकृति। किसी नेटवर्क या वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक भेज देना कि वह काम करना बंद कर दे और असली उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध ना हो, उसे डीओएस कहते हैं। ठीक है। तो लोग वेबसाइट्स को ऐसे भी खराब करते हैं। ठीक है। फेक व्यूअर्स वहां पर भेज रहे हैं और इतना लोड बढ़ जाता है कि जो वाकई में उसको यूज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते।
फिर है MITM, मैन इन द मिडिल, जब कोई हमलावर दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत या डेटा ट्रांसफर को बीच में ही रोक लेता है या बदल देता है, दैट इज MITM। क्लियर है? नेक्स्ट, की डिफेंसिव मेजर, कैसे आप इसे रोक सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फायरवॉल, फायरवॉल का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये एक सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर आने जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करती है। तो कहा जाता है कि कंप्यूटर में आपको फायरवॉल ओपन करके रखना है। इससे क्या होगा कि कुछ भी अननेसेसरी चीजें आपके कंप्यूटर में एंटर नहीं होंगी, वही चीजें, वही वेबसाइट्स ओपन होंगी जो कि सेफ है। ठीक है? फिर है VPN का यूज करना। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट पर आपके डिवाइस और नेटवर्क के बीच एक सुरक्षित और इंक्रिप्टेड रास्ता बनाने का काम क्या है? VPN का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। MFA, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या सुरक्षा का वह तरीका है जिसमें पहचान की पुष्टि के लिए एक से अधिक माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे पासवर्ड या OTP। तो आपने देखा होगा कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ये फैसिलिटी होती है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आप अपना पासवर्ड तो डालें, पर उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आप OTP बताएं आपके नंबर पे जो भेजा हुआ है। तो पासवर्ड डालने के बाद भी फिर भी अगर आपसे वो OTP पूछ रहा है, मतलब कि आपने क्या ओपन किया हुआ है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा बार वो आपसे पूछेगा कि हाँ आप ही हो जो लॉगिन कर रहे हो। ठीक है? तो हो सकता है कि कोई आपका पासवर्ड चुरा ले, तो वो पासवर्ड तो डाल देगा, पर उसके पास OTP तो नहीं होगा ना, OTP तो आपके फोन पर ही आएगा और फोन आपके पास है। तो ऐसे आपका अकाउंट हैक होने से बच जाता है। ठीक है? ऐसी ही वेबसाइट्स का यूज करना जो SSL से लॉक हो, है ना, सिक्योर सॉकेट लेयर हो जिस पर। ठीक है? तो आपने देखा होगा वेबसाइट जहां पर www ऐसा लिखा होता है, उसके पहले एक ताला बना होता है। जहां ताला बना हुआ है मतलब वो सेफ है, और जो सेफ नहीं है उसके नीचे लिखा आता है नॉट सिक्योर। तो ऐसी वेबसाइट्स को आपको ओपन नहीं करना है। ठीक है? जहां ताला लगा हो वहीं की ओपन करना है। सो वेबसाइट और ब्राउजर के बीच में डाटा को सुरक्षित रूप से भेजने वाली एक तकनीक क्या है? SSL है। फिर है OTP, वन टाइम पासवर्ड, एक ऐसा पासवर्ड जो केवल एक बार लॉगिन या ट्रांजैक्शन के लिए मान्य होता है। ठीक है? फिर कुछ कानून भी बने हुए हैं इसके ऊपर। क्या कानून बने हुए हैं? सबसे पहले देखिए, भारत के साइबर गतिविधियों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत नियंत्रित किया गया है। तो भारत में जितने भी साइबर गतिविधियां हैं वो इस एक्ट, आईटी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत आती हैं। क्या क्या है इसमें? इसमें साइबर लॉ है, कानूनी प्रणाली का वह हिस्सा जो इंटरनेट और साइबर स्पेस पर संबंधित कानूनी मुद्दों को देखता है। सेक्शन 66C, पहचान की चोरी के लिए सजा का प्रावधान है। सेक्शन 66D, कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी करने पर सजा। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है? याद रहेगा। सुरक्षित इंटरनेट अभ्यास, साइबर हाइजीन। साइबर हाइजीन क्या है? सावधानी पूर्वक अच्छे से कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करना। सबसे पहली चीज जिसमें होती है मजबूत पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें अलग अलग चीजें हो, नंबर हो, लेटर्स हो, है ना, कुछ सिंबल्स हो, सारी चीजों का यूज करें। संदेहास्पद लिंक, कभी भी कोई ऐसी लिंक को ओपन ना करें जिसको आप जानते समझते नहीं हो। मुफ्त के ऑफर, इसको भेज दो तो ये मिलेगा, ऐसी चीजों में आपको नहीं फंसना है। नियमित अपडेट, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई, कभी भी पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग या संवेदनशील जानकारी साझा ना करें, है ना। तो आपने सोचा कि रेलवे स्टेशन पर वाईफाई फ्री है तो वहां पर बैठ करके UPI कर दें उसी से, नो, तो आपका डाटा चोरी हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि चोर भी उसी वाईफाई पर बैठा हुआ है, आप तो हैं ही उसी वाईफाई का यूज चोर भी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आपका डाटा लीक हो सकता है। फिर है डिजिटल फुटप्रिंट, याद रखिए कि इंटरनेट पर पोस्ट की गई हर एक चीज का एक स्थायी निशान बन जाता है जिसको डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। तो किसी को कुछ भी कमेंट कर देना, किसी को कुछ गलत बोल देना, है ना, या कोई आप ही चोरी करने लग जाए, मुझे क्या पता कौन सुन रहा है इसे। ठीक है?
आप कभी चोरी करने का मूड में आ जाए, है ना, स्थिति परिस्थितियां जीवन में कुछ भी करा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे कोई भी काम में करेंगे तो क्या होगा कि डिजिटल फुटप्रिंट नाम की एक चीज होती है, ठीक है। चोर अपना निशान, चोरी का निशान जरूर छोड़ता है, और डिजिटल में भी डिजिटल फुटप्रिंट वो निशान है। ओके, तो कभी भूल के भी अपने दिमाग में ये चीज ना लाए कि हम ये काम कर गुजरेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। डेफिनेटली हर एक चीज के निशान छूटेंगे, यहाँ पर डिजिटल फुटप्रिंट है तो पहचान लिया जा सकता है, ठीक है। आई होप कि आप बुरा नहीं मानेंगे, है ना, वो मैंने एग्जाम्पल में ऐसा बोल दिया कि आपके मन में भी कभी ऐसी बात आ सकती है, राइट। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट अगर आपको बुरा लगा हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट, है ना। और जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर मैंने यूज किए हैं, प्लीज डू नोट इट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ मालवेयर की बात की, फिशिंग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनके बारे में जो बात की है, इनके फुल फॉर्म्स जो हैं, ठीक है, ईमेल और ईमेल के पार्ट, बीसीसी, सीसी, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, है ना। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और इनके मालिकों के नाम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी इन सेशन से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और डेफिनेटली ये आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।